दोस्तों ये स्टोरी का 76 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। शौर्य और आर्या गाड़ी से निकलकर रघुवंशी मेंशन के गार्डन में आ गए। शौर्य ने एक बार फिर आर्या से कंफर्म करते हुए कहा, तुम पक्का चाहती हो ना मैं शिवाय को मारूं? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे अब भी शिवाय पर गुस्सा आ रहा था। वहीं शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह मुस्कुराहट आर्या ने नहीं देखी। शौर्य ना आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन के थोड़ा और अंदर आया और फिर चिल्लाकर बोला, कहाँ है तू? सिवाय रघुवंशी बाहर निकल, बाहर निकल, सिवाय रघुवंशी बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चीट करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? बाहर निकल, वरना मैं अंदर आ गया तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। बाहर निकल सिवाय रघुवंशी। वहीं मेंशन के अंदर सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शौर्य की आवाज सुनकर शिवाय ने तो अपना सिर डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया। बाकी सबकी हंसी छूट गई। शिवाय ने अपना चेहरा उठाकर देखा। इस वक्त शिवाय बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। वहीं शिवाय का ऐसा चेहरा देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो? बड़ा मजा आ रहा है ना मेरी हालत देखकर? मेरी खुद की बीवी मेरे खुद के अफेयर के साथ मुझे खुद ही पीटने के लिए आ गई और अब तो अपने भाई को भी ले आई ताकि वह मुझे मारे। शिवाय की यह बात सुनकर तो अब रघुवंशी परिवार और ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। शिवाय ने सबको देखा, लेकिन कोई भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन को देखा, जो खुद जोर जोर से हंस रहा था। शिवाय ने कहा, अब आप कुछ करेंगे या मैं कुछ करूं? हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, यह केस तो मेरी समझ से भी बाहर है। मुझे भी समझ ही नहीं आता बहू रानी क्या चाहती है। वही शौर्य ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, बहरा हो गया है क्या? साले बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? खुद को समझता क्या है? राजकुमार होगा तू अपने घर का, मेरी बहन को रुला कर तूने अच्छा नहीं किया। आर्या तो मुस्कुरा रही थी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि उसका भाई एक बार कहने पर ही उसे प्रोटेक्शन करने के लिए आ गया। वह तो किसी छोटे बच्चे की तरह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि उसका भाई शिवाय को मारेगा। सच में बहुत मासूम बच्ची थी। बिना सोचे समझे शिवाय को पिटवाने के लिए शौर्य को ले आई। रघुवंशी मेंशन के अंदर सबकी हंसकर बुरी हालत हो रही थी और तभी सांझ ने उठकर कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। और तभी सांझ की बात सुनकर शिवाय ने कहा, हाँ देख लो, उसे संभाल लो, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे वह कुत्ता इतनी जल्दी संभलता नहीं है, एक बार फैल गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जाओ जाओ जाकर देख लो, तुमसे बात बनती है तो, वरना मुझे तो आना ही पड़ेगा। वहीं सांझ शिवाय की बात सुनकर मेंशन के बाहर आ गई। मेंशन के बाहर उसने शौर्य को देखा। सांझ की नजरें शौर्य पर ही ठहर गई। उसने बहुत दिनों बाद शौर्य को देखा था। वहीं शौर्य ने सांझ को देखा और उसे उंगली दिखाकर कहा, तुम शिवाय रघुवंशी हो? सांझ तो शौर्य की बात सुनकर हैरान हो गई। शौर्य ने फिर कहा, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, तुम बताओ शिवाय रघुवंशी हो? सांझ ने ना में गर्दन हिला दी। शौर्य बोला, तो फिर जाओ यहाँ से, शिवाय रघुवंशी को भेजो। सांझ तो आंखें फाड़े शौर्य को देख रही थी। सांझ फिर बड़बड़ाई, इससे ज्यादा बदतमीज लड़का दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मुझे भी सारे जानवर छोड़कर यह बंदर ही पसंद आना था, जिसे बात करने की तमीज भी नहीं। सच कहती हूँ सॉरी राजपूत, जिस दिन तुम मेरे हाथ आए ना, तुम्हारा टेटुआ दबा कर जान से मार दूंगी। सॉरी फिर बोला, मुझे मन ही मन गाली मत दो, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं जुबान से गाली दे दूंगा। अब जाओ, जाकर सिवाय रघुवंशी को बुलाओ, मैं भी तो देखूं उसके हाथ कितने चलते हैं। सांझ पलटी तो सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय ने सांझ को देखा और सांझ ने मुंह बनाकर शिवाय सांझ के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें भी सारे जानवर छोड़कर यह बंदर ही पसंद आया था? सच कहता हूँ बहुत गुलाटी मारता है, संभल कर रहना। सांझ ने भी धीरे से कहा, मैं भी इस बंदर की मदारी ना बनाया तो मेरा नाम भी सांझ नहीं। सच कहती हूँ सिवाय, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया उस दिन इसका दुनिया का आखिरी दिन होगा। तभी शौर्य बोला, वो कुत्ते सांझ के कान में क्या बड़बड़ा रहा है? और तभी शिवाय ने शौर्य को देख कर कहा, वह पहले तू मेरे घर में खड़ा होकर इतना चिल्ला क्यों रहा है? शौर्य ने पॉइंट करके कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? खुद को समझता क्या है?
तू कुछ भी करेगा और कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तेरी बातों में फूफा जी आ जाते हैं और मैं नहीं आऊंगा। शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या ने मुंह फेर लिया। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने भी खुद से कहा, मुझे भी सारी दुनिया छोड़कर यह बंदरिया ही पसंद आनी थी और इसका यह बंदर भाई इसके कहते ही यहाँ आ गया। शिवाय ने फिर सौर्य को देख कर कहा, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों गला फाड़ रहा है, कुछ काम वाम नहीं है। सौर्य 2 कदम आगे आया। उसने शिवाय की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की इंसल्ट करने की। शिवाय बोला, साले साला तू तो मेरा है और मैं तेरा साला नहीं। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, अपनी बहन से कह दे शादी की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरी बहन के साथ 7 फेरे लेने वाला हूँ। सौर भी चिल्लाता हुआ बोला, साले तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता। और तभी शिवाय ने भरी मुस्कान के साथ कहा, सांझ मेरी बहन नहीं है जो तू मुझे बार बार साला बोल रहा है। सौर्य सांझ को देखकर कहा, तुझे लगता है कि मैं इस बंदरिया से शादी करूंगा। यह सुनकर सांझ की तो आंखें हैरानी से फैल गई। तभी सांझ ने भी सौर्य को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी खुद की शक्ल तो भालू जैसी है और ख्वाब देख रहे हो मेरी जैसी हसीन परी की। सौर्य ने हैरानी से सांझ को देखकर कहा, मेरी बातों का मतलब समझ, उसके बाद जवाब दे। मैं तुझ जैसी बंदरिया से शादी नहीं करूंगा। सांझ ने कहा, हाँ तो मैं भी तुम जैसे भालू से शादी नहीं करूंगी। तभी सौर्य ने बिना सोचे समझे शिवाय के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। वहीं शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया और उसने भी सौर्य के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। दोनों एक दूसरे को मारने लगे और तभी पूरी रघुवंशी फैमिली हॉल से निकलकर गार्डन में आ गई। पूरी रघुवंशी फैमिली ने अपने माथे पर झट से हाथ मार लिया। हर्षवर्धन ने कहा, यह दोनों कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं। सौर्य ने शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे एक पेड़ से लगाते हुए धीरे से कहा, आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे कोई भी शॉक देने के लिए मना किया है और तुमने बिना सोचे समझे उसे इतना डरा दिया। सौर्य की बात सुनकर शिवाय को झटका लगा। शिवाय ने भी सौर्य की गर्दन पकड़कर कहा, लेकिन उसने खुद कहा था कि उसकी सारी मेडिसिन खत्म हो गई है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। सौर्य ने एक पंच शिवाय के मुंह पर मारकर फिर से उसका कॉलर पकड़कर जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर बैठ गया और फिर धीरे से बोला, वह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ही डॉक्टर से मिलकर आया हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि आर्या को कुछ नहीं बताना, वरना उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, उसके दिमाग में थोड़ा सा सुकून भर जाए, इसलिए तुझे पीटने आ गया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर। तभी शिवाय ने भी सौर्य को घुमाकर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया और फिर उसने सौर्य के मुंह पर एक पंच जड़कर कहा, ऐसे कैसे पिट लूं, क्या चाहता है फ्यूचर में आर्या मुझे चिढ़ाए, लेकिन यहाँ सब हमें छुड़ा क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ सब तो हमारी लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो यह छुई मुझे पिटता हुआ देखकर इसके चेहरे की मुस्कुराहट कितनी बड़ी हो जाती है। एक बार यह मेरे घर में आ गई ना, फिर देख तेरी बहन से चुन चुन कर बदले लेता हूँ। सौर्य ने शिवाय को धक्का दिया और शिवाय जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ही उठ गए और दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। फाइनली हर्षवर्धन उन दोनों को छुड़वाते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती। एक रजावत इंडस्ट्रीज संभालता है और दूसरा शिवाय रघुवंशी इंडस्ट्री, और लड़ ऐसे रहे हो जैसे कुत्ते बिल्ली हो। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। हर्षवर्धन ने फिर सौर्य को देखकर कहा चाचू मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जहां मेरी बहन की इज्जत नहीं मैं वहां नहीं रहूंगा। और तभी दृष्टि ने हर्षवर्धन के पीछे से आते हुए कहा, भाई मान जाओ ना, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। आर्या चलो भाई से कहो कि अंदर आए। आर्या तो खुद गुस्से में थी, लेकिन इस वक्त आर्या गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही थी। और तभी दृष्टि ने आर्या के गालों को पकड़कर प्यार करते हुए कहा, यह गाल फुलाकर मुझे मत दिखाओ, भाई को अंदर लेकर आओ चलो। दृष्टि के थोड़ा सा प्यार करने पर आर्या और सौर्य दोनों ही अंदर चले गए। वहीं हर्षवर्धन और पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को देख रही थी और शिवाय ने आर्या की हेल्थ के बारे में सबको बता दिया। हर्षवर्धन बोला, फिर तो तुमने गलत किया, तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शिवाय ने कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी वह जिस हिसाब से मेरा कॉलर पकड़ रही थी मुझे गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने कहा, तो अब क्या करना है। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, मुझे नहीं पता क्या करना है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा।
मेरा दिमाग सच में बहुत खराब रहने लगा है चाचू, मैं नहीं रह सकता अपनी छुई-मुई के बिना। पता नहीं मुझे और कितना वेट करना है। हर्षवर्धन आज पहली बार शिवाय के दिल की हालत समझ रहा था। हालांकि शिवाय ने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी, लेकिन हर्षवर्धन समझ रहा था कि शिवाय भी अंदर ही अंदर आर्या के बिना टूट रहा है। हर्षवर्धन बोला, अच्छा तुम अंदर चलो, मैं कुछ करता हूँ। हर्षवर्धन शिवाय को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय ने एक नज़र से देखा और फिर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। हर्षवर्धन शौर्य और आर्या को देख रहा था। आर्या बिल्कुल अपने भाई के बराबर में बैठी थी। हर्षवर्धन ने शौर्य से कहा, शौर्य बहुत हुआ, एक ना एक दिन आर्या को सच बताना ही होगा और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शिवाय आर्या के बिना टूट रहा है, मर रहा है। आर्या तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन हर्षवर्धन ने कहा, नहीं शौर्य, बातों को समझने की कोशिश करो। आखिर कब तक शिवाय अपनी छुई-मुई का इंतजार करेगा। शौर्य कुछ नहीं बोला। वहीं दृष्टि ने भी हर्षवर्धन को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ भाई, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज नहीं तो कल आर्या को सब कुछ सच ही बताना है। आर्या और शिवाय के बीच में दूरियां बढ़ जाएं, उससे पहले हमें आर्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आर्या ने धीरे से कहा, कौन सा सच। हर्षवर्धन ने एक सर्वेंट को देखा और कुछ इशारा किया। सर्वेंट एक कमरे में जाकर एक एल्बम लेकर आया। वह एल्बम शिवाय और आर्या की शादी का एल्बम था। हर्षवर्धन ने वह एल्बम आर्या के सामने रख दिया और बोला, तुमने जो फोटो देखी थी वह आधी अधूरी फोटो थी। शिवाय ने शादी किसी दूसरी लड़की से नहीं बल्कि तुमसे की थी। यह सुनते ही आर्या एकदम सुन्न हो गई। उसके दिल की धड़कनें भागने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो। यह सब सुनकर अचानक ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तभी शौर्य ने उसकी कमर को सहलाते हुए हर्षवर्धन से कहा, चाचू यह आपने क्या किया। मैंने आपसे कहा था ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं। दृष्टि आकर आर्या के पास बैठ गई। दृष्टि ने आर्या को संभालते हुए कहा, आर्या खुद को संभालो, यही सच है, तुम्हारे मिस्टर ऑलराउंडर ही तुम्हारे हस्बैंड हैं और इसका जीता जागता सबूत यह एल्बम है। आर्या ने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके हाथ अब उस एल्बम को खोलने के लिए कांप रहे थे। वह उस एल्बम को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का सच जानना था, तो उसे एल्बम को खोलना ही होता। और आर्या ने धीरे से एल्बम का फर्स्ट पेज खोला तो उसमें लिखा था, शिवाय की छुई-मुई। आर्या ने अपना हाथ धीरे से उस पेज पर रखा। उसे अंदर ही अंदर एक मीठा सा एहसास हुआ, एक खुशी का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मिस्टर ऑलराउंडर तो पहले ही उसके हस्बैंड हैं। वह तो इसी बात से डर रही थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी करेंगे या भी नहीं। आर्या ने फिर दूसरा पेज पलटा। उसमें शिवाय और आर्या की शादी की फोटो थी और ऐसे करते करते आर्या ने धीरे धीरे अपने और शिवाय की शादी की सारी फोटोग्राफ्स देख ली। उसमें हल्दी मेहंदी सब की फोटोग्राफ्स ही थी। आर्या बहुत खुश नजर आ रही थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। सारी एल्बम देखने के बाद आर्या की आंखें नम हो गई। उसे वह पल याद आ गया जब वह शिवाय को थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो गई थी। आर्या को धीरे धीरे शिवाय के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और आर्या को समझ आया कि शिवाय ने हर वक्त आर्या को प्रोटेक्शन दी, कभी उस पर मेंटल प्रेशर नहीं बनाया। आर्या ने नम आंखों से शौर्य की तरफ देखा और शौर्य ने आर्या के सिर पर हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या ने हर्षवर्धन, दृष्टि, दिव्यांश सब की तरफ देखा और सबने हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने फिर आर्या का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अब शिवाय को तेरी जरूरत है। तुझे पता है, शिवाय ने ही हमारी फैमिली को मिलाया है। शिवाय ने तुम्हें ठीक किया है, वरना तुम तो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इतनी कि तुम बोलती भी नहीं थी। लेकिन शिवाय ने तुम्हारी सारी कमियों को नजरअंदाज करके तुम्हें प्यार किया, तुम्हें खुश रहना सिखाया। तुम्हारे अंदर तो फीलिंग ही नहीं थी, शिवाय ने ही तुम्हारे अंदर फीलिंग को लेकर आया। जब शौर्य भैया को गोली लगी तब शिवाय ने तुम्हें संभाला। जब तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था तब भी शिवाय तुम्हारे साथ खड़ा था। शिवाय ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया बिना किसी स्वार्थ के। शिवाय का प्यार बहुत प्योर है।
बहुत ज्यादा चाहता है तो अब भी तुम्हारा फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें हर्ट हो जाए। आर्या नम आंखों से दृष्टि को देख रही थी। फिर आर्या ने धीरे से कहा, वह मुझसे नाराज हैं। दृष्टि बोली, पता नहीं, तुम खुद जाकर देख लो। अब तो तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल ही गया है। अब तुम्हें अपना रिश्ता संभालना चाहिए। शिवाय ने इस रिश्ते को बहुत संभाल लिया। अब तुम्हारी बारी। अब जाओ शिवाय के पास और उसे बताओ कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया है, और डिसाइड करो कि तुम्हें अब क्या करना है। पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या को शिवाय के पास जाने के लिए बोल रही थी। वहीं आर्या के अंदर अब शिवाय के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे शिवाय का कॉलर पकड़ लिया। सच जानने की कोशिश भी नहीं की, और तो और वह शौर्य को लेकर रघुवंशी मेंशन भी आ गई ताकि वह शिवाय को पिटवा सके। तभी शौर्य ने कहा, क्या सोच रही हो, शिवाय के पास नहीं जाना। आर्या धीरे से बोली, गुस्सा करेंगे शौर्य को। आर्या की बात पर हंसी आ गई। शौर्य ने कहा, वह गुस्सा नहीं करेगा, तुम पर तो बिल्कुल नहीं करेगा। आर्या मुंह लटकाकर बोली, लेकिन आज ऑफिस में किया था, बहुत गुस्सा किया था। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और आर्या के पास पंजों के बल बैठकर उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, तुमने गलती भी तो बड़ी ही की थी। तुम ऐसे ही शिवाय की कॉलर को नहीं पकड़ सकती, और तो और तुमने हाथ उठाने की भी कोशिश की। तुम खुद ही सोचो, शिवाय रघुवंशी जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, तुमने हाथ उठाने की कोशिश की। सिवाय रघुवंशी को कोई छू भी नहीं सकता, और तुमने तो जाकर सीधा उसकी कॉलर पकड़ ली। तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? मानता हूं तुम्हारी भी गलती नहीं थी, फिर भी उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। जाओ, अब चली जाओ उसके पास, वरना पता नहीं वह क्या करेगा। तभी दिव्यांश ने हंसकर कहा, सॉरी, करेगा तो कुछ भी नहीं, एक नंबर का आलसी है, देख लियो बड़े से बेड पर अजगर की तरह पड़ा होगा। दिव्यांश की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर हर्षवर्धन बोला, जाओ आर्या, उस लड़के ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार मत करवाओ। मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन मेरा होनहार भतीजा है वह। सबकी बात सुनकर आर्या अपनी जगह से खड़ी हो गई और वह सीढ़ियों से होती हुई शिवाय के कमरे में जाने लगी। फिर उसने पलटकर पूरी रघुवंशी फैमिली को देखा और पूरी रघुवंशी फैमिली ने इशारों में कहा कि जाओ, और आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे तैसे जाकर शिवाय के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। लेकिन कमरे के अंदर जाने की हिम्मत आर्या में नहीं थी। आर्या ने तो आज शिवाय का गुस्सा देखा था, उसके चलते वह तो शिवाय के सामने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके कहने पर उसे जाना ही पड़ा। उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं शिवाय कैसे रिएक्ट करेगा। आर्या ने जैसे तैसे हिम्मत करके शिवाय के कमरे का गेट खोला। आर्या जैसे ही शिवाय के कमरे में आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवाय के कमरे की हर दीवार पर आर्या और शिवाय की फोटो थी। शादी की फोटो, हल्दी की फोटो और ना जाने कितनी ही फोटो थी, जिसमें आर्या और शिवाय शिवाय के बेड के ऊपर एक बड़े से फ्रेम में आर्या की फोटो लगी हुई थी, जिसमें आर्या ड्रैगन के साथ थी। वह फोटो देखकर किसी को भी आर्या से प्यार हो जाए, क्योंकि उस फोटो में आर्या बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। इतनी कि आर्या की नजरें भी अपनी ही फोटो पर टिक गई। उन सारी फोटोज को देखकर आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे उसके होठों पर आने लगी, लेकिन उसे शिवाय कहीं नहीं दिखाई दिया। आर्या धीरे से कमरे में आई। उसने हर जगह शिवाय को ढूंढा, लेकिन शिवाय उसे मिल ही नहीं रहा था। फाइनली आर्या बालकनी में गई। शिवाय बालकनी में जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ था, चांद को निहार रहा था। आर्या ने शिवाय को ऐसे देखा तो अचानक ही उसकी आंखों में पानी आ गया। वह भागकर शिवाय के गले लग गई। आर्या ने अपने दोनों हाथ शिवाय के कमर पर लपेट दिए, अपना सिर शिवाय की पीठ पर रख दिया। आर्या रोना चाहती थी, पर उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। क्यों आ रहा था उसे भी नहीं पता था। वहीं शिवाय जब महसूस किया कि आर्या ने आकर उसे पीछे से गले लगाया है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। शिवाय ने आर्या के हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आर्या अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, फिर भी शिवाय समझ गया कि आर्या रो रही है। आर्या ने रोते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपको कैसे पता मैं रो रही हूँ? शिवाय ने घूमकर आर्या को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। शिवाय ने दोनों आंखों पर बारी बारी से किस करके कहा, पहले भी कहा था ना, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना तुम खुद नहीं जानती। अब बताओ, रो क्यों रही हो? आर्या ने धीरे से कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं अच्छी नहीं हूं ना, बहुत बुरी हूँ।
मैंने बिना सोचे समझे आपसे झगड़ा किया। आप मुझसे नाराज हो, मुझसे बात भी नहीं करोगे ना? आर्या ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को एक बार फिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, छुई मुई मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, पर हाँ, मुझे गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरा कॉलर पकड़ा था। पर अब तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, सॉरी इंतजार कर रहा होगा। आर्या ने शिवाय पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा यहीं रहूंगी आपके पास। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर करके हैरानी से देखा और बोला, पागल हो गई हो? शादी से पहले मेरे पास रहोगी? तुम चली जाओ, मैं बहुत जल्द रजावत साहब से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या पंजों के बल उठ बैठी और उसने अपनी नाक शिवाय की नाक से रगड़ कर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे पता चल गया कि आपने मुझसे ही शादी की है और एक बार नहीं 2 बार। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपने मिस्टर ऑलराउंडर के पास। शिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय ने आर्या को फिर से गले लगा लिया। शिवाय इतना खुश था कि वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। अचानक ही शिवाय ने आर्या को उठाकर गोल गोल घुमा दिया। आर्या को लगभग चक्कर आने लगे। आर्या बोली, मुझे नीचे उतारिए, गिर जाऊंगी। लेकिन शिवाय तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में आर्या उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करेगी, फिर हमेशा के लिए उसके पास भी आ जाएगी। शिवाय ने आर्या को नीचे उतारा और फिर से उसे गले लगा कर कहा, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें सब ने सब कुछ सच बता दिया? किसने बताया, कैसे बताया? तुम्हारे दिमाग पर असर तो नहीं हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? सिर में प्रेशर तो नहीं है? देखो, अगर थोड़ी भी तबीयत खराब हो तो मुझे बताओ, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। वैसे भी सॉरी बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शिवाय ने एक ही साथ में यह सारी बातें कह दी थी। आर्या ने हंसकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर आर्या ने शिवाय के सीने पर पंच मारने शुरू कर दिए। शिवाय तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। शिवाय ने कहा, अब क्यों मार रही हो? अब क्या किया? आर्या शिवाय को मारते हुए बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आपने मुझसे कितना झूठ बोला, कितने झूठे हो आप, बात बात पर झूठ बोलते थे। मैंने आपको चौकीदार, बावर्ची, बॉडीगार्ड, नौकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने एक बार भी सच बताने की कोशिश नहीं की। तुम कितने बुरे हो? कहकर आर्या फिर से शिवाय के सीने पर पंच मारने लगी। वहीं शिवाय ने आर्या को अपने गले लगा कर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर पड़े, इसलिए जो तुम कहती थी उसे सुन लेता था। आर्या ने शिवाय पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने भी आर्या को खुद में समाते हुए कहा, आई लव यू टू। तुम तो हमेशा से ही शिवाय की छुई मुई हो और हमेशा रहोगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे और तभी आर्या को छींक आ गई। शिवाय बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शिवाय आर्या को लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसने बालकनी का गेट बंद कर दिया। आर्या तो खड़ी हुई बस अपनी फोटो निहार रही थी। आर्या को तो यकीन नहीं था कि सच में उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसने उसका इंतजार किया हो। वहीं शिवाय ने आर्या को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह पलटकर शिवाय के चेहरे को देखने लगी। शिवाय ने झुककर आर्या के होठों को कैच कर लिया और आर्या की आंखें भी बंद हो गई। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोने लगे। आर्या की आंखों में खुशी का एक आंसू टपक गया। एक मीठी सी किस के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठा लिया और आर्या ने भी शिवाय के गले में बाहें डाल दी। शिवाय आर्या को लेकर बेड पर आ गया और फिर उसने आर्या को अपने ऊपर लिटाकर लेट गया। शिवाय ने आर्या को ऐसे पकड़ा था जैसे आर्या फरार हो जाएगी। धीरे धीरे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ सौर्य सोफे पर बैठा हुआ हर्षवर्धन से बातें कर रहा था। बाकी सब अपने कमरे में सोने चले गए थे। अगर सौर्य के लिए कोई बेचैन था तो वह सांझ सांझ किचन में सौर्य के लिए कॉफी बना रही थी। कॉफी बनाने के बाद
सांझ ने 2 कप कॉफी लेकर बाहर आई। सांझ ने कॉफी टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन ने कॉफी का कप उठाकर कहा, सॉरी, कॉफी पियो। सॉरी ने भी हर्षवर्धन के हाथ से कप तो ले लिया। हर्षवर्धन भी दूसरा कप उठा लिया और वह कॉफी पीने लगा। सॉरी ने सांझ को देखकर कहा, मेरी कॉफी में जहर घोलकर तो नहीं लाई हो। सांझ भी सॉरी को जवाब देना सीख गई थी। सांझ ने भी हाथ बांधकर कहा, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। सॉरी कॉफी का कप लेकर बोला, अफसोस मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। सांझ भी मुस्कुराकर बोली, कत्ल मौका देखकर नहीं होता, वैसे भी तुम्हारा कत्ल करने के लिए मुझे मौका देखने की जरूरत नहीं है। आने वाले शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सॉरी बोला, जवाब देने के अलावा कुछ और भी कर लेती हो या नहीं? सांझ बोली, जवाब देना भी कोई आसान काम नहीं है, सामने वाले की टक्कर का जवाब देना पड़ता है। हर्षवर्धन ने तो एक बार सौर्य को देखा और एक बार सांझ को। वहीं सौर्य और सांझ ने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन बोला, नहीं कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। सांझ ने एक बार सौर्य को घूर कर देखा और फिर बोली, गुड नाइट चाचू, मैं सोने जा रही हूँ। हर्षवर्धन भी मुस्कुराकर बोला, गुड नाइट बच्चा, और सांझ वहां से चली गई। सौर्य भी कॉफी पी कर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा चाचू, मैं भी चलता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, अब तो काफी रात हो गई है, सुबह चले जाना, मैं वरदान साहब को मैसेज कर देता हूँ, वह तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। चलो तुम भी रूम में जाकर रेस्ट कर लो। सौर्य रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे जाने नहीं दिया। वहीं सौर्य यह भी जानता था कि आर्या अब उसके साथ वापस नहीं चलेगी, इसलिए सौर्य ने हर्षवर्धन की तरफ देख कर कहा, ठीक है चाचू, बता दीजिए कौन से रूम में जाना है। हर्षवर्धन मोबाइल की स्क्रीन में कुछ देख रहा था और उसने एक बार नजर उठाकर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी, तुम उस कमरे में जाकर रेस्ट कर लो, सुबह चले जाना। सॉरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन के बताए हुए कमरे में जाने लगा। हर्षवर्धन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। ना तो हर्षवर्धन ने ध्यान दिया और ना ही सौर्य ने, लेकिन हर्षवर्धन ने गलती से सौर्य को सांझ का कमरा बताया था। सांझ के कमरे में बिल्कुल बराबर वाला कमरा खाली था। हर्षवर्धन इशारा तो वहां करना चाहता था, लेकिन सौर्य ने गलत एंगल से हर्षवर्धन का इशारा देख लिया। सौर्य दिन में काम करता था, इसलिए वह थक गया। सौर्य कमरे में गया और जाते ही धड़ाम से बेड पर उल्टा गिर पड़ा। सौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मन ही मन खुद से बोला, चलो शिवाय और आर्या के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली आर्या को सब कुछ पता भी चल गया और उसके दिमाग पर प्रेशर भी नहीं पड़ा। बाकी तो शिवाय सब कुछ संभाल ही लेगा, जानता हूँ अपने दोस्त को, अब तक संभालता आया है तो आगे भी संभाल लेगा। सौर्य ने फिर करवट लेकर सीधा लेट गया। सौर्य सांझ को निहार रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वह खुद में ही बड़बड़ाया, बस अब मेरी चाशनी मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरी चाशनी मुझे मिलेगी, चट मंगनी पट ब्याह कर लूंगा। बहुत वेट कर लिया, चाशनी हो कहाँ तुम, कहकर सौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। सौर्य अपनी चाशनी के बारे में सोचता सोचता सो गया। सौर्य को सोए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी उसने अपने मुंह पर कुछ महसूस किया। सौर्य ने आंख खोलकर देखा तो सांझ तकिए से उसे मार रही थी। सौर्य गुस्से में बोला, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, या दिमाग है कि नहीं? मुझे लगता है तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मार क्यों रही हो मुझे? एक सेकंड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम क्या मेरे सपने में भी आने लगी? इतना कहकर सौर्य अपने बेड से उठा और सांझ के पास गया। उसने सांझ को टच करके देखा और फिर बोला, सपना तो नहीं लग रहा। और तभी सांझ ने एक और तकिया सौर्य के मुंह पर मार कर कहा, सौर्य राजपूत, होश में आओ, यह सपना नहीं हकीकत है। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सौर्य ने आसपास नजर घुमाई तो वहां उसे सांझ की 2-3 फोटो दीवार पर लटकी हुई दिखी। सौर्य ने अपना सिर खुजलाकर खुद में ही बड़बड़ाया, जब मैं आया था तब तो यह दीवार पर नहीं लटकी थी। सांझ ने सौर्य का बड़बड़ाना सुन लिया। सांझ बोली, ध्यान नहीं दिया होगा, मैं यहीं लेटी हुई थी। सौर्य फिर से बेड पर लेट गया और बोला, देखो मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं इस घर का मेहमान भी हूँ, तो फिलहाल तुम किसी और कमरे में चली जाओ। सांझ भी सौर्य के बराबर में लेटी हुई बोली, मेरा कमरा, मेरा बेड, मैं तो यहीं सोऊंगी। सौर्य थोड़ा सा दूर हुआ और बोला, शर्म नहीं आती, बेड पर लेट गया तो मुझे परेशान करने आ गई। सांझ भी बोली, और तुम्हें शर्म नहीं आई अकेली अबला नारी के कमरे में जाकर उसी के बेड पर लेटते हुए? सौर्य को गुस्सा आ गया। उसने हल्का सा सांझ के बालों को खींचते हुए कहा,
चली जाओ ना यार, मैं सच में थका हुआ हूँ। अब तो सांझ को गुस्सा आ गया और उसने दोनों हाथों से सौर के बाल पकड़ लिए और उसे हिलाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल को हाथ लगाने की। दोनों ने एक दूसरे के बालों को पकड़ लिया और खींचने लगे। सौर्य अपनी जान नहीं लगा रहा था। अगर वह थोड़ी सी भी जान लगाता तो सांझ को गंजी कर देता। वह तो बस सांझ को परेशान कर रहा था। उसे आज सांझ को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वहीं सांझ वह तो पूरी जान लगाकर सौर्य के बालों को खींच रही थी, क्योंकि उससे सौर्य पर गुस्सा बहुत आ रहा था। वह एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रहा था जो उसने देखी भी नहीं और जो उसके सामने है उसे इग्नोर कर रहा। इस हल्की फुल्की लड़ाई में सांझ ने सौर्य को धक्का दिया और सौर्य के ऊपर बैठ गए। बिना या सोचे समझे कि वह किस पोजीशन में बैठी है, वह सौर्य के सीने पर मारने लगी। वहीं सौर्य ने जब सांझ को अपने ऊपर बैठे हुए देखा तो उसे हल्का सा गुस्सा आया और उसने घुमाकर सांझ को अपने नीचे कर लिया। सौर्य ने सांझ के दोनों हाथ बेड में फंसा दिए और गुस्से में बोला, तुम खुद को समझती क्या हो, जब देखो मेरी बेइज्जती करने लगती हो। मैं कुछ कहता नहीं हूँ सांझ, अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम बच नहीं पाओगी। सांझ को भी गुस्सा आ गया। वह झटपटाते हुए बोली, एक बार मेरे हाथ छोड़ो, फिर बताती हूँ कौन किसे बताता है। सांझ को ऐसे छटपटाते हुए देखकर सौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, मेरे ऊपर बैठी थी तब नहीं सोचा था कि अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम्हारा क्या करूंगा। वहीं सांझ भी दांत पीसते हुए बोली, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो ना। सौर्य ने सांझ का एक हाथ छोड़ दिया और बोला, ठीक है तो एक हाथ का ही इस्तेमाल करता हूँ। सांझ ने भी सौर्य का कॉलर पकड़ लिया और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और इसी थोड़ी सी छीना झपटी में दोनों रोल होकर बेड से नीचे गिर गए। सौर्य नीचे था और सांझ बिल्कुल सौर्य के ऊपर। दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। दोनों ही उस सिचुएशन को एक्वर्ड बना चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोनों के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। और तभी सौर्य ने सांझ को खुद से दूर किया और उठकर बोला, ठीक है तुम ही सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। सौर्य एक ही कदम चला था कि सांझ ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, हमेशा ऐसे ही लड़ते रहोगे क्या, हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बन सकता। सौर्य ने सांझ की तरफ नहीं देखा और बिना पलटे बोला, मेरी तरफ से बन सकता है, लेकिन तुम मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझती हो और तुम्हारी यह डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। देखो सच में अपनी चाशनी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डाउट में नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरे नजदीक रहोगी तो तुम्हें ही दर्द होगा। इतना कहकर सौर्य ने अपना हाथ झटक लिया। सांझ को भी बहुत बुरा लगा। सौर्य जाता उससे पहले ही सांझ बोली, अच्छा ठीक है, नहीं आती तुम्हारे करीब, चलो बैठकर बातें करते हैं। सौर्य बोला, मुझे तो नींद आ रही है, तुम दीवारों से बातें कर लो। सांझ ने सौर्य को रोकते हुए कहा, बैठ जाओ ना, क्यों इतरा रहे हो, चलो तुम्हारी चाशनी के बारे में बातें करते हैं। सौर्य ने कहा, चलो मेरी चाशनी के बारे में बात कर लो, तकलीफ तुम्हें ही होगी। सांझ ने अपने दर्द को छुपा लिया और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं होगी, चलो आ जाओ। दोनों ही सोफे पर बैठ गए। सांझ पंथी मार कर बैठ गई और उसने तकिया अपने पैरों के पास रखते हुए कहा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारी चाशनी आ गई तो तुम उसे कैसे पहचानोगे। सौर्य ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर बोला, सांझ एक ही सवाल कितनी बार पूछोगी, मैं कह रहा हूं ना, मैं पहचान लूंगा। सांझ मुंह बनाकर बोली, बता दो ना, कुछ तो ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाएगा यही तुम्हारी चाशनी है। अच्छा अच्छा, यह बताओ तुम्हें अपनी चाशनी से प्यार कब हुआ, मतलब तुम ऐसे ही किसी लड़की को बिना देखे कैसे प्यार कर सकते हो। चाशनी का जिक्र होता था तो सौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और आज सौर्य चाशनी को याद भी कर रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना आज खुलकर सांझ से बात कर ली जाए। सौर्य बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं बताता हूँ। कॉलेज में एक लड़की थी, वह मुझे हर वक्त गिफ्ट भेजती थी। एयरपोर्ट तक उसने मुझे गिफ्ट दिए थे, लेकिन सामने कभी नहीं आई। सांझ तो हैरानी से सौर्य को देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सौर्य उसी का इंतजार कर रहा है, यानी जो दिव्यांश ने कहा था वह बिल्कुल ठीक था। सौर्य उसे ही चाशनी बोलता है। वहीं सौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और बालकनी के पास गया।
जहां से चांद की रोशनी आ रही थी। सौर्य अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ फिर बोला, एक दिन उसने मुझे बहुत महंगे ईयरपॉड गिफ्ट किया। उस दिन मैं कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन जीता था, लेकिन इतने महंगे ईयरपॉड देखकर मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने पूरे कॉलेज में उसे सुना दिया। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वह मेरी बात सुन भी रही है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस दिन निकाल दी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे इकट्ठे करके वह ईयरपॉड मेरे लिए खरीदे थे। उस दिन उस लेटर ने मेरे दिल में चाशनी के लिए जगह बना दी और बस उसी दिन से मैं अपनी चाशनी का इंतजार करने लगा। मेरा दिल कहता है सांझ मेरी चाशनी मुझे जरूर मिलेगी। इतना कहकर सौर्य सांझ को देखने लगा जैसे उसी में अपनी चाशनी को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद सौर्य ने पलटकर सांझ को देखा तो सांझ तो सुन्न बैठी हुई थी। सौर्य ने सांझ के सामने जाकर एक हाथ हिलाया, लेकिन सांझ ने रिएक्ट नहीं किया। सौर्य ने सांझ की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह लोमड़ी मर तो नहीं गई? सांझ ने ना में गर्दन हिला दी। सांझ ने बहुत प्यार से सौर्य को देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सांझ का जो डाउट था वह सौर्य ने क्लियर कर दिया। फाइनली सौर्य ने सांझ के सामने कंफर्म कर लिया था कि वह उसी का इंतजार कर रहा है। सौर्य सांझ को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। सौर्य ने इस बार सांझ की दोनों बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, या बंदरिया सदमे में तो नहीं पहुंच गई? सौर्य की बात सुनकर मुस्कुराकर सौर्य को देखा और फिर ना में गर्दन हिला दी और फिर अचानक ही चिल्ला पड़ी। सांझ खुशी में चिल्ला रही थी। सौर्य ने तो पहले अपने कान में उंगली डाल ली, लेकिन सांझ का चिल्लाना बंद नहीं हुआ। सौर्य ने फिर एक हाथ सांझ के मुंह पर रख दिया और फिर दांत पीसते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? इसलिए नहीं बता रहा था। मुझे लग ही रहा था कि जब तुम मेरी चाशनी के बारे में सुनोगी तो पागल हो जाओगी, और तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम चाशनी के बारे में जानकर पागल हो गई हो। लेकिन सांझ उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सांझ ने अपने मुंह से सौर्य का हाथ हटाया और धीरे से खुश होकर बोली, नहीं, बात वह नहीं है। सौर्य ने एक आईब्रो उठाकर कहा, तो चिल्ला क्यों रही हो? ऐसे बैठी थी जैसे मर गई हो। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारी मौत का इल्जाम मेरे सर पर ना आ जाए। सांझ को सौर्य की सारी बातें अच्छी लग रही थी। वह सौर्य के इस बात पर भी हंसने लगी। सौर्य को कंफर्म हो गया कि सांझ पागल हो गई है और सांझ बेड पर कूदने लगी। सौर्य ने सांझ को पॉइंट करके कहा, लोमड़ी, अगर इस बार चिल्लाई तो सच कहता हूँ पिटाई कर दूंगा। वहीं सांझ तो खुशी के मारे ऊपर नीचे कूद रही थी। फिर अचानक ही उतरी और उसने सौर्य की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सौर्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांझ ने सौर्य को किस कर लिया। सौर्य की आंखें तो हैरानी से खुल गई। सौर्य की यह पहली किस थी? किस तो सांझ की भी पहली थी, लेकिन ऐसी होगी दोनों ने नहीं सोचा था। सौर्य ने सांझ को खुद से दूर करके कहा, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम पागल हो गई हो। सांझ तो अभी खुश होकर सौर्य को देख रही थी। सांझ इतना खुश थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं सौर्य ने गुस्से में सांझ को देखकर पॉइंट करके कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। सांझ हंसते हंसते बोली, मैं ले लूंगी। सौर्य का दिमाग सांझ के साथ ऑलमोस्ट खराब होने लगा था। सौर्य बाहर की तरफ जाने लगा तो सांझ ने फिर से सौर्य की बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सांझ अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई और कॉरिडोर में नाचने लगी। सांझ जितना नाच रही थी कि कोई भी उसे देख लेता तो पक्का समझता कि वह पागल है। वहीं हर्षवर्धन भी अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम की ओर जा रहा था। उसने सांझ को नाचते हुए देखा तो ध्यान से सांझ को देखने लगा। सांझ तो बिना म्यूजिक के बस नाचे जा रही थी। सांझ का इंतजार जो खत्म हो ही नहीं रहा था। वहीं हर्षवर्धन धीरे धीरे सांझ के नजदीक आ गया और सांझ को पता भी नहीं चला। हर्षवर्धन ने सांझ के कंधे पर हल्का सा टैप करके कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि सौर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है? उसने घूमकर हर्षवर्धन को देखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। वहीं हर्षवर्धन को सांझ की हरकत पर हंसी आ गई और उसने सांझ के बालों में हाथ मार कर कहा, बस बस, अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। जल्दी से डिसाइड करके बता देना तुम्हारी डोली इस घर से कब उठानी है। बहुत रह ली तुम रघुवंशी परिवार में, अब जाओ रजावत परिवार में जाकर अपना इंडिया डांस का शो करो। सांझ तो नजर झुकाकर हर्षवर्धन के सामने खड़ी थी और तभी हर्षवर्धन ने सांझ के जबड़े को अपने हाथों में भर कर हिलाते हुए कहा,
तुम बिल्कुल मेरी रूही जैसी हो, इनफैक्ट रूही से भी ज्यादा मासूम। अब तो सांझ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, थैंक यू चाचू, थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन ने भी बेटी की तरह सांझ के बालों को चूम लिया और बोला, जाओ अब जाकर सो जाओ। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर स्टडी रूम की ओर चला गया। वहीं सांझ उसका तो फिर से नाचना शुरू हो गया। सांझ नाचते नाचते दिव्यांश के कमरे के बाहर आ गई। उसने गेट खटखटाने की सोची, फिर कुछ सोच कर रुक गई। लेकिन फिर सांझ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जोर जोर से दिव्यांश के कमरे का गेट बजा दिया। वहीं कमरे में दिव्यांश देव को गोदी में लेकर इधर उधर टहल रहा था। दिव्यांश ने 4 कदम चलकर अपने कमरे का गेट खोला तो सामने सांझ नाच रही थी। दिव्यांश ने सांझ को देखा और धीरे से कहा, पागल हो गई हो, नाच क्यों रही हो? इस वक्त कोई तुम्हें देखेगा तो सब समझेंगे तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। सांझ अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए बोली, ओहो जीजू, आपको पता है एक गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज। दिव्यांश ने सांझ का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें सॉरी ने प्रपोज कर दिया? सांझ ने मुंह बनाकर कहा, प्रपोज नहीं किया, लेकिन प्रपोज से कम भी नहीं किया। दिव्यांश हैरानी से सांझ को देखने लगा और सांझ ने दिव्यांश को सामने से हटाया और उसके बेड पर जाकर कूदने लगी। और तभी वॉशरूम का गेट खुला और दृष्टि भी बाहर आ गई। दृष्टि ने सांझ को अपने बेड पर कूदते हुए देखा तो हैरान हो गई। उसने दिव्यांश से धीरे से पूछा, इसे क्या हुआ? यह ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है? और यह क्या अपने कमरे में नहीं सोएगी जो यहाँ आकर कूदने लगी? दिव्यांश भी सांझ को ही देख रहा था जो ऑलमोस्ट पागल हो गई थी। दिव्यांश ने इस बार थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, सांझ पागल हो गई हो, बताओगी क्या हुआ? सांझ फाइनली रुक गई। डांस करके थक चुकी थी। सांझ ने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, जो आपने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझसे कहा था वह सब कुछ सच सच। मैं उसके मुंह से यह सब सुनकर आ रही हूँ कि वह इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर दिव्यांश को गुस्सा आ गया क्योंकि पिछले कितने दिनों से दिव्यांश सांझ को यही कह रहा था कि वही सौर की चाशनी है, लेकिन सांझ को तो कंफर्म नहीं करना था। और आज जब उसे कंफर्म हो गया तो वह खुशी से उछल पड़ी। दिव्यांश ने एक हाथ बढ़ाया और सांझ की कलाई पकड़कर उसे बेड से उतार कर कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम बहुत खुश हो, अब जाओ, हमें सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। सांझ ने मुंह बनाकर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश का दिल पिघल गया। दिव्यांश जानता था कि सांझ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अगर अपने दिल की बात कहती है तो दिव्यांश से कह देती है। सांझ के गाल पर हाथ लगाकर बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, अच्छा जाओ, बता देना तुम्हारी डोली कब उठवा दे। यह सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सांझ जाने लगी तभी दिव्यांश बोला, तुमने उसे अपने बारे में बताया कि नहीं? सांझ ने पलटकर दिव्यांश को देखा और ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने एक बार फिर अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, तुम पागल हो गई हो, बताया क्यों नहीं? सांझ एक्साइटेड होकर बोली, वाह मैं बहुत ज्यादा खुश थी ना, इसलिए मैंने बताया नहीं, और वैसे भी देखा तो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, इसमें क्या बताती? मैं कल अच्छे से तैयार होकर एक बुके लेकर उसके पास जाऊंगी और फिर बता दूंगी। सांझ को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। इस पर दिव्यांश ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, गुड नाइट। सांझ उसके कमरे से चली गई। दृष्टि तो बस दिव्यांश और सांझ की बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वह दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी उसने दिव्यांश की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह किसके बारे में बात कर रही थी? दिव्यांश ने देव को बेड पर लिटा दिया क्योंकि वह अब तक सो चुका था और फिर दृष्टि को गले लगाकर कहा, छोड़ो ना, देखो आज हमारा बाबू कितनी जल्दी सो गया, चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दिव्यांश दृष्टि के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर हल्का हल्का अपने होठों से रब करने लगा और दृष्टि ने दिव्यांश को खुद से दूर करके कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो, किस बारे में बात कर रही थी? वह कौन है, उसका बॉयफ्रेंड? दिव्यांश ने दृष्टि की एक ना सुनी और उसे गोद में उठा लिया और फिर से बेड पर लिटा कर बोला, तुम क्या दूसरों के बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड हो? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है, उसके बारे में सोचो। दिव्यांश जानबूझकर दृष्टि की बातों का जवाब नहीं दे रहा था और दृष्टि थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। दृष्टि अब आगे कुछ कहती उससे पहले ही दिव्यांश ने दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सांझ बेड पर लेटी हुई कल के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते उसकी आंखों में नींद ने अपनी जगह बना ली।
अगली सुबह रजावत हाउस वरदान जब डाइनिंग टेबल पर आया तो वंशिका पूजा करके नाश्ता बना रही थी। वरदान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और अपने अखबार को पढ़ने लगा। कल रात वरदान वंशिका से बहुत नाराज था और इसीलिए वह कल रात स्टडी रूम में ही सो गया। वहीं वंशिका भी इंतजार करते करते बेडरूम में सो गई। कल रात से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वरदान का मूड अब भी खराब था। वह जितना भी उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता, वह बात वरदान को उतनी ही ज्यादा आती। वरदान ने पेपर अपने चेहरे पर लगाया हुआ था, पेपर नहीं पढ़ रहा था, बस वंशिका को इग्नोर कर रहा था और तभी किसी ने उसका पेपर छीन लिया। वरदान नजर उठाकर देखा तो वंशिका वरदान के सामने खड़ी थी। वंशिका ने आज हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पूरा मेकअप किया हुआ था। वंशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। नॉर्मल ही वंशिका इतना मेकअप नहीं करती थी, वह हमेशा सादे कपड़ों में ही रहती थी, लेकिन आज वह वरदान की नाराजगी दूर करने के लिए कितने अच्छे से तैयार हुई थी। वहीं वरदान ने जब वंशिका को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी मुस्कुराहट को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया। नजर तो वरदान की भी वंशिका पर ठहर गई, लेकिन वह भी वंशिका से नाराज था। वरदान ने वंशिका को देखकर सीरियस होते हुए कहा, क्या है, मुझे पेपर पढ़ने दो। वंशिका ने पेपर फोल्ड करके साइड में रखा और वरदान के पास बैठकर बोली, जब घर में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो पेपर नहीं देखना चाहिए। वरदान ने फिर से सीरियस टोन में कहा, देखो वंशिका, मुझे पेपर वापस दे दो। वंशिका ने भी मुस्कुराकर कहा, और अगर ना दूं तो क्या करोगे? इतना कहकर वंशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और वरदान के सामने नाश्ता परोसने लगी। वरदान ने देखा तो आज नाश्ता उसकी पसंद का बना हुआ था। वरदान के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई और वरदान ने एक बार फिर से मुस्कुराहट को कंट्रोल कर लिया। वरदान ने अपनी नाराजगी को जारी रखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेपर दो। वंशिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर भूख नहीं थी तो डाइनिंग टेबल पर क्यों आए? स्टडी रूम में बैठकर ही पेपर पढ़ लेते। वंशिका ने यह बात मुस्कुराकर कही थी, लेकिन वरदान को बुरा लग गया। वह डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर बोला, सही कहा तुमने, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वरदान डाइनिंग टेबल से उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं वंशिका को भी थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर वह खुद से ही बड़बड़ाई, रजावत साहब कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। आज तो इतना तैयार होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कहकर वंशिका भी तेज कदमों से स्टडी रूम में चली गई। वरदान इस वक्त एक बुक खोलकर उसे पढ़ रहा था और तभी वंशिका ने वरदान के हाथ से बुक लेकर कहा, और रजावत साहब, माफी मांग तो रही हूँ, माफ कर दीजिए, आप तो छोटी सी बात को दिल पर लगाकर बैठ गए। वरदान ने फिर कहा, वंशिका परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कह दूंगा और मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, चली जाओ। वंशिका हाथ बांधकर बोली, तो कह दो, मैं आपके गुस्से से नहीं डरती। वरदान को गुस्सा आ गया और उसने वंशिका के हाथ से बुक लेकर उसे टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है? अब तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो? जब तुम्हें महसूस हो रहा था कि तुमने जो कहा वह गलत था, उस टाइम नहीं सोचा? जब बोल रही थी मैं कुछ भी कहता नहीं हूँ, तो तुम्हें लगता है कि सारा दुख तुमने ही झेला है, मैंने नहीं झेला? जानती भी हो मैंने कितना कुछ झेला है, कितने दिन सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहा हूँ, जेल से निकल कर कहाँ गया, कैसे गया, सिर्फ मैं जानता हूँ। या जो तुम इतनी लग्जरी घर में बैठी हुई हो, या तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है, वरदान सिंह रजावत का। मेरे घर में खड़ी रहकर तुम मुझे ही सुना रही हो, और इस कदर कि मैं अंदर तक हिल गया। तुम जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। इतना कहकर वरदान ने वंशिका की दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तभी वरदान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वरदान ने वंशिका की आंखों में आंसू देख लिए। वरदान को अब जाकर रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में वंशिका को क्या कुछ नहीं कह दिया। वंशिका हैरानी से वरदान को आंखों में आंसू लिए देख रही थी। वंशिका ने भरे गले से कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि यह घर तो आपका है, मैं तो भूल ही गई थी कि यह घर मेरे बाप का नहीं है, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मुझे एक लग्जरी लाइफ दी, कितना कुछ भूल गई ना मैं रजावत साहब। वरदान ने गहरी सांस लेकर कहा, वंशिका मैं गुस्से में था। वंशिका ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, और अब मैं गुस्से में हूँ। कहकर वंशिका ने वरदान से अपनी दोनों बाजू छुड़वाई और बिना पलटे स्टडी रूम से बाहर चली गई। वहीं वरदान ने गुस्से में अपना एक पंच बनाकर दीवार में मारा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
वंशिका वरदान से नाराज हो गई थी। वरदान खुद में ही बड़बड़ाया, कल रात से मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, इतने अच्छे से तैयार भी हुई और एक मैं हूँ, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। हम दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई रही, फिर तो कभी सौरी का भाई नहीं आएगा। इतना कहकर वरदान वंशिका को मनाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। वंशिका अपने कमरे में आ गई थी। वंशिका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे वरदान की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वंशिका ने गुस्से में अपना बैग निकाला और उसमें कपड़े भरने लगी। वरदान वंशिका के सामने आकर खड़ा हो गया। वरदान ने प्यार से कहा, वंशिका माफ कर दो, मैं गुस्से में था। वंशिका ने वरदान की बातों को इग्नोर किया और अपने कपड़े बैग में डालने लगी। वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया तो वंशिका का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वरदान के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। इतने दिनों बाद तो वरदान और वंशिका एक हुए थे और अब उनके बीच में नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाइयां भी होने लगी। अभी तो दोनों ने खुलकर अपनी जिंदगी को ठीक से जिया भी नहीं था और अभी से उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वरदान ने वंशिका के आंसू पोंछकर कहा, वंशिका प्लीज माफ कर दो, अपने आपे में नहीं था, गुस्सा आ गया। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो, जानती हो मुझे गुस्सा कितनी जल्दी आता है, प्लीज माफ कर दो। वंशिका ने वरदान का हाथ झटक कर कहा, आपने मुझे माफ किया था? नहीं ना, कल रात गुस्से में जाकर स्टडी रूम में सो गए, एक बार नहीं सोचा कि मैं इंतजार कर रही हूँ। हटिए, यह घर आपका है, आपको मुबारक, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वरदान ने अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए कहा, प्लीज वंशिका माफ कर दो, यह पहला और आखिरी बार, मुझे एक चांस दे दो, उसके बाद मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वंशिका ने वरदान को हल्का सा धक्का दिया और अपने बैग की चैन लगाने लगी। वरदान ने बेड के ऊपर हाथ रख लिया और वंशिका को देखकर कहा, प्लीज वंशिका माफ कर दो। वंशिका ने वरदान का हाथ बैग से हटाकर वरदान की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, नहीं करना माफ, सुना आपने, नहीं करना माफ, और ना ही आपके इस लग्जरी घर में रहना है। और शायद आप भूल गए, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिस पर आप एहसान कर रहे हैं। राजपूत हवेली की मालकिन हूँ, सोमनाथ राजपूत की इकलौती बहन हूँ। क्या होगा आगे दोस्तों, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।